हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग रिसर्च के स्टेप्स को समझने का कोशिश करते हैं कि रिसर्च के कितने स्टेप्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए कि जो रिसर्च का जो सेंटर पॉइंट्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना होता है। रिसर्च का सेंटर पॉइंट्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, प्रॉब्लम्स को का सिलेक्शंस करना। तो रिसर्च का जो मेन पर्पस है क्या, जब भी हम कहीं पे काम करते हैं, जैसे हमने अभी बताया था आपको, कोरोना वायरस आया तो हमने देखा कि ये वायरस किस लिए आया, कैसे आया, नहीं आया, हाँ आया, है ना। फिर हमने उसका सॉल्यूशंस दिया। तो रिसर्च जब भी हम करते हैं तो रिसर्च का जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो हमारा प्रॉब्लम्स को क्या करना, फाइंड करना, प्रॉब्लम्स का सिलेक्शंस देना, प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना। क्लियर है। और जब हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी अगर हम इसको आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस टॉपिक पे क्या करना है, काम करना है। हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि जब भी आप रिसर्च को देखें, ब्रॉडर सेंस में देखिएगा तो आप ज्यादा अच्छा से समझ पाइएगा। जब आप टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन आप करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड लिटरेचर को क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। जो हमारा साहित्य है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। फिर हम साहित्य का क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं, लिटरेचर को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, जब हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं या हम लिटरेचर का रिव्यू क्यों करते हैं, ये देखिएगा तो आपको देखो सिंपल सा बात है। रिसर्च के स्टेप्स पे यूजीसी बार बार क्वेश्चन पूछता है, और जब आप इस प्रॉपर वीडियो को देखिएगा तो आपको कहीं पर भी इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। प्रैक्टिकल देखिए रिसर्च को, क्योंकि हम डेली लाइफ में रिसर्च ही कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं कि आज हमें करना क्या है, कैसे करना है, एंड उसका फिर हम उसको सॉल्यूशंस के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। तो इसको ब्रॉडली अगर देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया कि किस पे काम करना है, किस टॉपिक पे काम करना है। फिर हम उससे रिलेटेड लिटरेचर को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। लिटरेचर को जब रिव्यू करते हैं तो आप देखते हैं क्या कि हमारे पहले वाले स्कॉलर्स ने, हमारे सीनियर्स ने उस पर किस तरह से काम किया है, उसने किस किस डायमेंशन से को टच किया है, किस तरह के टूल्स को यूज किया गया है, उसका अप्रोच क्या है, ये सारी चीजों को हमको पता चलता है। ये चीजें बहुत ध्यान देने की बात है। यूजीसी बार बार लिटरेचर रिव्यू क्वेश्चंस पूछा है कि लिटरेचर रिव्यू करने से एक बिगनर्स रिसर्चर को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो डेफिनेटली जब एक बिगनर्स लिटरेचर को रिव्यू करता है तो उसको पता चलता है कि उसके सीनियर ने किस डायमेंशन से इस टॉपिक पे काम किया है, किस अप्रोच को यूज किया है, किस रिसर्च के टूल्स को यूज किया है चीजों को सॉल्व करने में, यानी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। ये चीज ध्यान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये चीज उसने नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखिए यूजीसी का क्वेश्चन आप देखिएगा ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तो उसमें दिया है कि रिसर्चर्स ने इस टूल्स का यूज नहीं किया है, उसका भी आपको जानकारी होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर कट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब हम लिटरेचर रिव्यू का बात करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में जो उधर दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। जो उन्होंने नहीं किया है उस पे आपको, वो आपका लिटरेचर रिव्यू का बात आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंडसेट कि उसके अंदर क्या है, उसमें क्या नहीं है, या किस अप्रोच को सीनियर ने यूज नहीं किया है, यानी उससे पहले वाले जिसने रिसर्च किया है उस स्कॉलर ने क्या क्या टेक्निक्स को यूज नहीं किया है, वो आपका आंसर लिटरेचर रिव्यू का आंसर नहीं हो सकता। उसका ऑप्शंस अगर दिया है तो ऑप्शंस आपके आंसर नहीं हो सकते। क्लियर कट। जब भी आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो ये चीजें क्लियर कट होनी चाहिए कि जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उस बुक के अंदर दिया क्या गया है, उसको ही लिटरेचर रिव्यू में के अंदर हम लोग जानते हैं, या जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें पता चलती है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो लिटरेचर के अंदर है, लिटरेचर में जिस मेथड को यूज किया गया है, जिस टेक्निक्स को यूज किया गया है, जिस टाइप्स ऑफ रिसर्च को यूज किया गया है, उसी को बताना है। ना कि आप कहिएगा कि वो उसने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जो नहीं किया या जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर नहीं है वो लिटरेचर रिव्यू का आंसर नहीं होगा।
आप यूजीसी के क्वेश्चंस को देखिएगा तो उसमें उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं और 2-3 बार जो लिटरेचर के अंदर नहीं है उसको भी आंसर ऑप्शंस बनाया है। फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है कि आप अगर लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो आपको किस किस चीज की जानकारी होगी। तो सिंपल सा फंडामेंटल क्लियर है फ्रेंड्स। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, हम अपना प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यानी किस टॉपिक पे काम करना है। फिर उससे लिटरेचर, उससे रिगार्डिंग, उससे संबंधित हम लिटरेचर को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, साहित्य को देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमारे पहले वाले लोगों ने किस तरह से काम किया है ना, जिससे हमें एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मिल जाता है, हमें डायमेंशंस मिल जाता है और हमारी सोच को क्या है, एक नई दिशा मिलती है। हमारा समझ जो है एज ए बिगनर अभी उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो लिटरेचर रिव्यू करने से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हमारे पहले वाले शोधार्थी, यानी जो हमसे पहले वाले शोधार्थी यानी जिन्होंने उस पर शोध किया है, वो उन चीज़ की जानकारी मिल जाती है। तो चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स कभी मत भूलिएगा इसके स्टेप्स को। तो पहला स्टेप्स क्या होगा कि हमने प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम उससे रिलेटेड लिटरेचर को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। जब उससे रिगार्डिंग लिटरेचर को जब आप रिव्यू करते हैं तो आपके मन में क्या होता है, एक तरह का हाइपोथेसिस तैयार होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में एक परिकल्पना बनती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, परिकल्पना। हाइपोथेसिस में 2 टर्म्स यूज किया जाता है, एक हमारा क्या है हाइपो और सेकेंड टर्म्स हमारा थीसिस। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, और थीसिस का मतलब होता है, आप समझते हैं, जो हमारा रिसर्च का फाइनल सॉल्यूशंस होता है। हाइपोथेसिस क्या है, एक तरह का टेंटेटिव सॉल्यूशंस है। टेंटेटिव सॉल्यूशंस है यानी आपका तत्कालीन समाधान है। जब आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो आपके माइंड में एक तरह का फ्रेमवर्क तैयार होने लगता है, आपकी सोच को एक नई दिशा मिलती है और आपने जो प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है आपके मन में उसके रिगार्डिंग क्या बनने लगता है, एक तरह का सॉल्यूशंस बनने लगता है कि हमारा रिसर्च वर्क इस डायमेंशंस में जाएगा और इस तरह का आउटपुट तैयार होकर के आएगा। क्लियर कट है। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू हमें एक सोच देती है, एक दिशा देती है और उस दिशा को जब हम वह दिशा जो है हमारे दिमाग में एक तरह का क्या होता है, एक कल्पना को उजागर करती है, हमारे इमेजिनेशंस को बढ़ाती है और हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी एक तत्कालीन समाधान की ओर मूव करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से अगर हमने काम किया तो इस दिशा में उसका आउटकम आ सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो एक हाइपोथेसिस तैयार हो जाता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशंस तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। हम लोग अलग से हाइपोथेसिस टॉपिक को भी देखेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे यूजीसी अलग से भी क्वेश्चंस पूछता है, ब्रॉडली क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक डिजाइन दे देते हैं, जो हमारी कल्पना होती है उसको डिजाइन देते हैं, यानी हम एक क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हम क्या तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। क्लियर है। तो हम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जो हमारा हाइपोथेसिस तैयार हुआ है उस हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोग क्या किए, प्रॉब्लम्स को तैयार किए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है। सबसे पहले रिसर्च का पहला स्टेप्स क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम के सिलेक्शंस के बाद हम उससे रिलेटेड लिटरेचर को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। और जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो हमारे मन में एक परिकल्पना तैयार होती है, एक हाइपोथेसिस तैयार होती है। हमारा इमेजिनेशंस जो है, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार एक सॉल्यूशंस को ढूंढ बैठता है। और जब उसी सॉल्यूशंस को यानी उसी फ्रेमवर्क को हम जो है प्रॉपर वे में डिजाइन करते हैं, लाइक आर्किटेक्चर की तरह हम जब उसको डिजाइन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जब हम उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च डिजाइन। सिंपल सा बात है। अगर रिसर्च डिजाइन क्या होता है तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क होता है। कैसा फ्रेमवर्क होता है, जो हमारा हाइपोथेसिस बना है उसका जो है हार्ड कॉपी समझ लो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च डिजाइन होता है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, हम लोग सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग क्या है, आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन है। सैंपलिंग क्या है, हमारा मेथड ऑफ सिलेक्शन है, यानी रिसर्चर्स ने आपको किस किस तरह के टूल्स को यूज करना है, कौन कौन से टूल्स यूज होने वाली हैं,
है ना। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा उसको बताता है कौन, सैंपलिंग। अब हम लोग देखते हैं जब हम सैंपलिंग कर लेते हैं जब हमारा सैंपलिंग हो जाता है, इन शॉर्ट देख लीजिए, सबसे हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, फिर हमने लिटरेचर को रिव्यू किया, फिर हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया, और इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमने रिसर्च को डिजाइन यानी हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। उसके बाद हमने सिलेक्शंस लिया, सिलेक्शंस क्या हो गया, सैंपलिंग क्या हो गया, मेथड ऑफ सिलेक्शंस हो गया, है ना। तो हमने मेथड ऑफ सिलेक्शंस को यूज किया, किस तरह के हमें टूल्स को, किस तरह के अप्रोच को यूज करना है, ये बताने का काम कौन करता है, सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग को भी हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली देखेंगे अलग। सैंपलिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा का कलेक्शंस होता है। यहाँ पर क्लियर कट ध्यान रखना है कि डाटा का मतलब ये मत समझिएगा कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू का बात कर रहा है। डाटा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, यानी वो घड़वली भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जनरल माइंडसेट चलता है क्या कि डाटा का मतलब क्या होता है, नंबर्स। जैसे मोबाइल का डाटा हो गया, तो वो डाटा यूज होता है तो उसमें क्या करता है, वर्बल्स भी होता है, नॉन वर्बल्स भी होता है ना। तो ये क्लियर कट ध्यान रखना है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो डाटा का मतलब आपको दोनों सेंस से लिखिएगा कि क्वालिटी भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है यानी नंबर भी हो सकता है। डाटा कलेक्शंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा रिसर्च है उसका ये बैकबोन है। डाटा कलेक्शंस और डाटा का एनालाइज ही जो है ना, वो सबसे बड़ा काम होता है हमारे पूरे 4-5 साल के रिसर्च का। और हमारा जो इथिक्स होता है, जो रिसर्च का इथिक्स देखिएगा, तो रिसर्च का इथिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे डाटा के कलेक्शंस और डाटा के एनालिसिस में। अब डाटा कलेक्शंस करना है, तो अब डाटा कलेक्शंस कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली या तो आप केस स्टडी करो, या फिर केस स्टडी कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, सर्वे लीजिए, है ना, और या क्वेश्चन आंसरिंग कीजिए। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको यूटिलाइज किया जाता है डाटा कलेक्शंस के लिए। अब देख रहे हैं मेन काम इधर ही होता है, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिसर्च इथिक्स भी मेनली जो है अप्लाइड जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है डाटा कलेक्शंस और डाटा के एनालिसिस पे, ना कि पैसा दे करके दूसरे से काम करवा लेना। तो डाटा कलेक्शंस और डाटा का एनालिसिस जो है, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारा। डाटा का कलेक्शंस और डाटा का एनालिसिस दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है हमारे रिसर्च का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम इसको करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, यानी हम ये देखने का कोशिश करते हैं एनालाइज करने के बाद कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया, जो हमारा परिकल्पना बनाया, जो हमने मेरे माइंड ने इसके बारे में जो सोचा था, क्या हम उसी डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे और वो क्वेश्चंस बनेगा, इसका मतलब है इससे ये पता चलेगा कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है, सही है, आपका पढ़ने का डायरेक्शन सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जितना भी क्लासेस देते हैं, यहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड जो है, जैसे रिसर्च है उस पे जो है यूजीसी के आए हुए 500 से ऊपर क्वेश्चंस है, हर टॉपिक पे हम लोग प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। एक एक टॉपिक जो है आपके लिए काफी जो है ना इंटरेस्टिंग हो जाता है, और यूजीसी एग्जाम जो है वो काफी आसान लगने लग जाती है। तो पेपर 1 स्पेशली जो है आपका यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, इसलिए बिना किसी देर का आप हमारे क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए। हमारा नंबर है 8920238662, 8920238662। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद आप पहुंचते हैं किसके ऊपर, जनरलाइजेशंस करने का, जनरलाइज या इनर्सलाइज करते हैं, यानी आप चीजों को क्या करने लग रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि क्या आपका थ्योरी जो आपने पढ़ा है वो अप्लाइड होने की स्थिति में है या नहीं। यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको फाइनल फॉर्मेट में दे रहे हैं, उसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। यूनिवर्सलाइज मतलब क्या हो गया, उसको वो एक्सेप्टेड है या नहीं, एक्सेप्टेड हो सकता है या नहीं, आप कैसे काम किए, नहीं किए, हाँ किए, हो बहुत जरूरी है।
लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जरूरी है कि वो जनरलाइज हो रहा है या नहीं, वो यूनिवर्सलाइज हो रहा है या नहीं। जब यूनिवर्सलाइज हो रहा है देन आप उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, एंड फाइनल स्टेप्स जो हमारा तैयार होता है रिसर्च का, वो हमारा क्या होता है, थीसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी हम लोग हाइपोथेसिस से थीसिस तक करते हैं। तो रिसर्च का जो स्टेप्स तैयार होकर के आता है, रिसर्च का स्टेप क्या है, किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग हाइपोथेसिस से थीसिस बनाता है। इसलिए जब हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि रिसर्च में क्या होता है, हम फाइनल जो प्रपोजल जमा करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, थीसिस कहलाता है। और ये थीसिस जो है इसको पूरे प्रोसेस में आपके 4 से 5 साल आसानी से चले जाते हैं। अब देख रहे हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना आसान हो गया आपके लिए। रिसर्च के स्टेप्स को आपको रटने की जरूरत नहीं हुई। सबसे पहला था प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना। जैसे ही आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, सेकंड स्टेप्स आपने देखा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपने देखा कि जो लिटरेचर के अंदर जो चीजें दी गई है, यानी जो हमारे रिसर्चर ने जो अप्रोच यूज किया है, जो टेक्निक्स यूज किया है, उसकी जानकारी मिलती है। उन्होंने किस तरह से काम किया है, उसका मेथड क्या होता है वो पता है। उन्होंने किस तरह के टूल्स को यूज किया है वो पता है। उन्होंने क्या नहीं किया वो हमारा लिटरेचर रिव्यू का नहीं होगा। उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया, नॉट टू डू, उन्होंने क्या नहीं किया वो आपका लिटरेचर रिव्यू का पार्ट्स नहीं होगा। और यूजीसी बार बार इसको ही ऑप्शंस बनाती है और आपसे पूछती है लिटरेचर रिव्यू से क्या क्या बेनिफिट होता है। लिटरेचर रिव्यू कर लिए, उसके बाद आपके मन में एक हाइपोथेसिस तैयार हुआ, आपने एक टेंटेटिव सॉल्यूशंस दे दिया। हाइपोथेसिस बनने के बाद आपने उसका क्या किया, रिसर्च डिजाइन कर लिया, उसको हार्ड कॉपी दे दिया, एक फ्रेमवर्क बना लिया। रिसर्च फ्रेमवर्क बनाने के बाद, रिसर्च डिजाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, सैंपलिंग लेते हैं, सैंपलिंग बनाते हैं। यानी मेथड ऑफ सिलेक्शंस कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा। जब आप सैंपलिंग करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टार्ट होता है सैंपलिंग के बाद, वो स्टेप क्या होता है, तो स्टेप्स हो जाता है। सैंपलिंग के बाद जो हमारा स्टेप्स होता है वो डेटा का कलेक्शंस, डेटा कलेक्शंस। यहाँ पे हमने आपको क्लियर कट किया कि डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी होता है, यानी वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, शब्द के रूप में भी हो सकता है, वर्ड के रूप में भी हो सकता है, पिक्चर के रूप में भी हो सकता है, डायग्राम के भी रूप में हो सकता है, एनी टाइप, एनी फॉर्म, है ना। डाटा कलेक्शंस के बाद आप डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज कर लिया। डाटा को एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, फिर फाइनली आपका जो तैयार होता है वो थीसिस है। तो देखिएगा फ्रेंड, जब आप यूजीसी क्वेश्चंस को बनाइएगा तो कभी कभी क्या होता है ना, जो ऑप्शंस बनाते हैं उसमें एक दो स्टेप्स को गायब करता है, फिर आपको लेता है, लेकिन आपका जो अरेंजमेंट होगा वो इसी तरह से होगा। आपका अरेंजमेंट क्या होगा, इसी तरह से होगा। उसमें आप जो है सोचिएगा कि स्टेप छोड़ा है तो चेंज हो जाएगा, तो नहीं। चूंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि रिसर्च क्या है, रिसर्च को हमने डिफाइन किया था जो अपने स्टार्टिंग वीडियो में। रिसर्च क्या है, एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस है। रिसर्च क्या हमारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी चीजें कैसी होंगी, सिस्टमैटिक होंगी और लॉजिकल होंगी। यहाँ देख रहे हैं चीजें सिस्टमैटिक हो रही है, लॉजिकल हो रही है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, और इसको करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। और जब आप इसके रिसर्च को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर जो है अपने लाइफ के सबसे गोल्डन टाइम को उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च में, है ना, तो आपका जो है ना पढ़ना सक्सेस होता है, आपका रिसर्च सक्सेस होता है। हमारी सरकारें जो हैं आपके रिसर्च वर्क को प्लानिंग में यूज करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, डिफरेंट प्लानिंग में आपके जो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है उसको यूटिलाइज करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है हमने आपको यहाँ पे रिसर्च के स्टेप्स को समझाया है। इसको लिखिए,
इसको सोचिए, रीथिंकिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को सोचेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएंगी। तो रीथिंकिंग कैपेसिटी पे ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से हमारे क्लास से जुड़िए। आपको 100% श्योरिटी कहते हैं, श्योरिटी के साथ हम आपको कहते हैं कि आपको पेपर 1 में 35 क्वेश्चंस प्लस आपके सही होंगे, यानी 70 से 70% मार्क्स आपको पेपर में, 70% प्लस मार्क्स आपके पेपर 1 में आएंगे ही आएंगे। हम लोग बहुत टाइम देते हैं बच्चे को, एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं है, जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं है, हम लोग चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, बाइंड नहीं करते। एक प्रोफेशनल टीचिंग की तरह नहीं, हाँ ख़त्म हो गया चलो घर बैठो, नहीं। आपके सीखने पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे क्लास से जुड़िए। हमारा नंबर है 8920238666। थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना।